नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमने आपको मौर्य काल से रिलेटेड अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप मौर्य काल के बारे में कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त काल के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सारे क्वेश्चन जो गुप्त काल से रिलेटेड बनते हैं वो अपन इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महरौली के अंतर्गत जो जंग रहित लोह स्तंभ है वो किसने स्थापित किया था, उसका निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा गुप्त। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। महरौली का जो लोहा स्तंभ है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये बनवाया था। दक्षिणी दिल्ली में महरौली का जो लोहा स्तंभ वो स्थित है और चंद्र नामक शासकों के विजयों का उल्लेख उसमें किया गया है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का ज्वलंत प्रमाण है। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए, विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या फिर विक्रमादित्य के नाम से उनको जाना जाता था। इसकी माता का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनकी माता का नाम क्या था? दत्त देवी इनकी माता का नाम था। और इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो ये आप ध्यान में रखना। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। गुप्त काल के जो चांदी के सिक्के होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? रुपयक के नाम से जानते थे। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के जो सिक्के होते थे उनको रुपयक के नाम से जाना जाता था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, हरिसेन निम्न राजाओं में से किसका राजकवि था? तो हरिसेन किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं जो कि समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख से इसे लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है लिच्छवी कन्या से जो उत्पन्न हुआ पुत्र होता है, इसी को लिच्छवी दोहित्र के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। समुद्रगुप्त क्या होगा इसका राइट आंसर होगा लिच्छवी दोहित्र के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, रोमन साम्राज्य के साथ में भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ में समाप्त हो गया था? तो देखिए, हुणों के आक्रमण के साथ में समाप्त हो गया था। रोमन साम्राज्य के साथ में भारत का जो व्यापार है वो रोम के ऊपर हुणों के द्वारा आक्रमण करने के साथ ही समाप्त हो गया था। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, निम्न में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, उनके प्रेम को दर्शाते हैं? तो देखिए, गुप्त क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के उसे वीणादान करते हुए दिखाया गया है, जिसके कारण यह प्रतीत होता है कि गुप्त वंश के जो सिक्के हैं वो संगीत के प्रति उनके प्रेम को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, इसलिए गुप्त वंश क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किन को अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। काफी फेमस क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में पुटअप किया जाता है। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल के दौरान, और इनका शासनकाल क्या था? 350 से लेकर 375 ईस्वी। अपने शासनकाल के दौरान कई युद्धों का सामना इन्होंने समुद्रगुप्त ने किया था। किसी भी युद्ध में पराजय का सामना इनको नहीं करना पड़ा था। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम है विसेंट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो समुद्रगुप्त क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, और भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोने के जारी किए गए थे। सोना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो जारी की थी, जो कि उनके अभिलेखों के दिनार के नाम से इनको जाना गया है। नियंत्रित आकार और जो भार वाली ये जो स्वर्ण मुद्राएं होनी थी वो अनेक प्रकार की बनाई जाती थी, जिसके कारण जो सोने की जो मुद्राएं होती थी वो इतनी शुद्ध नहीं थी, लेकिन काफी मात्रा में ये पाई जाती थी। जितनी कुषाण मुद्राएं पाई गई हैं उतनी ही सोने की मुद्राएं भी पाई गई हैं। कुषाणों के विपरीत गुप्त वंश में तांबे के सिक्के बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि जो भी सामान्य लोग हैं वो मुद्रा का प्रयोग करने के लिए कुषाणों के समय होता था उतना अब नहीं रहा। सोने के सिक्के हैं उसमें सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल के दौरान, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रसिद्ध गुप्त संवत
निम्न में से किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो देखिए गुप्त संवत को 319 ईस्वी से शुरू किया गया था। प्रसिद्ध गुप्त संवत 319 ईस्वी में शुरू किया गया था। यही चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि भी मानी जाती है। तो 319 ईस्वी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में उनकी उपलब्धियां वर्णित हैं। तो किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उनका वर्णन किया गया है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक जो हरिसेन है उन्होंने इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है उसकी रचना की थी। इसी स्तंभ लेख से उनकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं पद्यात्मक और बाद में जो गद्यात्मक रूप है वो भी देखने को मिलता है। संस्कृत को चंपू शैली का सबसे सुंदर उदाहरण इसी के अंतर्गत माना जाता है। तो समुद्रगुप्त क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो देखिए इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा बनाया गया था? हरिसेन के द्वारा बनाया गया था, जैसा कि अभी अपन ने बात की है। तो हरिसेन क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और फाहियान ने भारत में 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच में भ्रमण किया था। इस समय उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, मेघदूत का लेखक कौन था? तो मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। भारत के शेक्सपियर के नाम से कालिदास को जाना जाता है। और इनकी प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो एक तो है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके अलावा है ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवन, इसके अलावा मेघदूत के बारे में अपन बात कर चुके हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है रघुवंश। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो कालिदास की जो जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं वो सभी मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है? तो ये जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा चिकित्सक नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए सुश्रुत हैं वो चिकित्सक थे, चरक भी थे, धन्वंतरी भी थे, चारवाक नहीं थे। सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी प्राचीन भारत में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ज्ञाता और चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। चारवाक चिकित्सक नहीं थे बल्कि वे एक भौतिकवादी दर्शन के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड चारवाक क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक जिनका नाम है धन्वंतरी, उन्होंने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदाचार्य थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों की बात करें तो एक उनका नाम आता है कालिदास का, एक आता है वेताल भट्ट का, एक वराहमिहिर का, वररुचि, अमर सिंह, शंकु और घटकर पर। ये कुछ प्रमुख विद्वान थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वराहमिहिर थे। तो वराहमिहिर क्या थे? देखिए इसका राइट आंसर होगा एक प्राचीन खगोलविद जिसको एस्ट्रोनॉमर के नाम से जाना जाता है। वराहमिहिर गुप्त काल के एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वहत संहिता, या फिर इसका एक दूसरा ग्रंथ है जिसको पंच सिद्धांतिका के नाम से भी जाना जाता है। तो वृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और जो भौतिक भूगोल है इन विषयों का वर्णन मिलता है। इन्होंने वृहत जातक तथा लघु जातक की भी रचना करने का कार्य किया था। तो वराहमिहिर कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं गुप्त काल के दौरान निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाओं का निर्माण कार्य दूसरी शताब्दी पूर्व प्रारंभ हुआ था और लगभग 7वीं शताब्दी तक चला था। अजंता की 16वीं और जो 17वीं गुफा है उसका संबंध गुप्त काल से है। 9वीं और 10वीं गुफाओं के जो चित्र है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। अजंता के जो गुफा चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो गुप्त काल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए गुप्त काल से रिलेटेड कुछ और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखिए अपन बात करते हैं। देखिए आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय सूत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? गौतम ने की थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है आपका नालंदा यानी कि महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो उसका निर्माण शुरू किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने उसका निर्माण शुरू करवाया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है घटोत्कच जिसका शासनकाल की बात करें तो 290 से लेकर 305 ईस्वी में इन्होंने राज्य शासन किया था। ये किस साम्राज्य का राजा था ये आपको बताना है। तो ये गुप्त साम्राज्य का राजा था। कौन? घटोत्कच। तो ये कई बार एग्जाम में आता है, ध्यान में रखना इसको।
प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हूण आक्रमण 458 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। एक क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य को माना जाता है। इसके अलावा कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिश्चंद्र थे, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध जो जंग प्रतिरोधी लौह स्तंभ है वो कहां पर स्थित है? तो वो कहां पर स्थित है? दिल्ली के अंतर्गत प्रसिद्ध जंग रोधी लौह स्तंभ स्थित है। इसके अलावा आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। और मेघदूत का लेखक कौन था? कालिदास ही मेघदूत का लेखक था। तो देखिए दोस्तों, गुप्त काल से रिलेटेड जो भी आप अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। इसी तरीके से क्विज अपन लगाते रहते हैं, इसलिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहें।